नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं कुंदन जम्यार। इस वक्त की बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बड़ी खबर है यूपी विधानसभा से जुड़ी हुई, जहां पर फेसबुक लाइव करने पर एक्शन लिया गया है। समाजवादी पार्टी के विधायक अतुल प्रधान पर एक्शन लिया गया है। अतुल प्रधान आज सत्र से निलंबित किए गए हैं। सत्र में शामिल नहीं हो सकेंगे अतुल प्रधान, क्योंकि उन्हें निलंबित किया गया है विधानसभा से। उन्होंने फेसबुक लाइव किया था और इसी के चक्कर में उन पर यह कार्रवाई की गई है। एक दिन के लिए उन्हें विधानसभा से निलंबित किया गया है, यानी कि आज वो विधानसभा की कार्यवाही में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। इस वक्त की बड़ी खबर, कथित तौर पर फेसबुक लाइव किया उन्होंने विधानसभा से। विधायक अतुल प्रधान को इस पर कार्रवाई का सामना करना पड़ा है। उन्हें एक दिन के लिए निलंबित किया गया है, यानी कि आज विधानसभा की कार्यवाही में वो शामिल नहीं हो पाएंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, समाजवादी पार्टी के एक विधायक को निलंबित किया गया है। कथित तौर पर यह बताया गया कि उन्होंने फेसबुक लाइव किया था विधानसभा से और इसी चक्कर में उन पर यह कार्रवाई की गई है। सपा विधायक अतुल प्रधान को निलंबित किया गया है विधानसभा से और ये निलंबन की कार्रवाई एक दिन के लिए हुई है। इसका मतलब यह है कि आज विधानसभा की कार्यवाही में वो शामिल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि उन्हें एक दिन के लिए निलंबित किया गया है। यह कार्रवाई फेसबुक लाइव करने के चक्कर में हुई है। शेखर अनंत त्रिवेदी हमारे सहयोगी इस खबर पर बातचीत करने के लिए लखनऊ जुड़ रहे हैं। शेखर, विधायक जी ने क्या कर दिया? अतुल प्रधान ने आखिर विधानसभा से फेसबुक लाइव क्यों किया और क्या किया? देखिए, ऐसा है कि पहली बार के विधायक हैं, जैसा समाजवादी पार्टी की तरफ से लगातार सदन के भीतर ये बात कही गई है। सतीश महाना जो विधानसभा के अध्यक्ष हैं, उनसे भी समाजवादी पार्टी के तमाम विधायकों ने रिक्वेस्ट की कि अतुल प्रधान जिन्होंने फेसबुक लाइव किया है वो पहली बार के विधायक हैं, लिहाजा नियम कायदे कानून की उन्हें बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, उन्हें माफ़ किया जाए। अतुल प्रधान ने भी इस बात की तस्दीक की कि वो माफ़ी मांगने के लिए तैयार हैं। इस तरीके की बात हुई। सतीश महाना जो विधानसभा अध्यक्ष हैं, पहले तो उन्हें पूरे सत्र के लिए ही उन्होंने कहा था कि आप खुद से ही बाहर हो जाइए, वरना मैं सख्त कार्रवाई करूंगा। बाद में जब ये रिक्वेस्ट समाजवादी पार्टी के तमाम नेताओं की तरफ से की गई, लालजी वर्मा की तरफ से की गई, नेता सदन की तरफ से की गई, तो फिर थोड़ा सा मामला नरम हुआ और फिलहाल 1 बजे तक उनको सदन से बाहर रहने के लिए तत्काल प्रभाव से कह दिया था विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने। अब इसके बाद वो किस तरीके की कार्रवाई होती है, क्योंकि ये जो नियम है, अगर किसी तरीके का नियम कायदा टूटता है तो उसमें भी प्रावधान है कि अगर ये गलती की है तो इस तरह की सजा होगी वगैरह वगैरह। आपको ध्यान होगा कि 2017 में जब विधानसभा का सत्र शुरू हुआ था, तब यहाँ सफेद पाउडर कुर्सियों के नीचे मिला था और उसके बाद से विधानसभा की भीतरी सुरक्षा को काफी चाक चौबंद किया गया। ऐसा ही एक मामला संसद में भी देखने को मिला था, जब भगवंत मान ने वीडियो बना दिया था और उनको सत्र से सस्पेंड किया गया था, सदन से सस्पेंड किया गया था। तो इस तरीके की सिक्योरिटी ब्रीचेस होती हैं। अंदर की भी तस्वीरें जो कौन से एंगल से जाएंगी उसके लिए बाकायदा कैमरे लगे होते हैं। एक पूरा मीडिया डिपार्टमेंट काम करता है, सूचना विभाग काम करता है प्रदेश सरकार का, जो इस तरीके से चीज़ों को बाहर प्रदर्शित करता है, जिससे विधानसभा के भीतर की जो सुरक्षा है वो भी चाक चौबंद रहे और साथ साथ भीतर की जो तस्वीरें बाहर जानी हैं वो भी जाती रहें। कई बार लाइव टेलीकास्ट भी होता है, लेकिन इन सब चीज़ों का ख्याल रखा जाता है कि कौन सा कैमरा किस एंगल पे है। सरकार के पास बाकायदा उसका लेखा जोखा होता है। जब फेसबुक लाइव होता है तो आपका एंगल क्या है, आप कहां पर बैठे हैं, आपने क्या बात बोली है, सदन में क्या बात चल रही है, विधानसभा अध्यक्ष किस तरह का एक्शन ले रहे हैं, बाकी सदस्य किस तरह का एक्शन ले रहे हैं, ये बहुत सारी चीज़ें उसमें काउंट करी जाती हैं और उसके बाद जो चीज़ है, जो हरकत हुई है, उसके ऊपर कार्रवाई की जाती है। फिलहाल जो प्राथमिक नियम है वो यही है कि तत्काल सदन से बाहर जाना है, सदन से उन्हें बाहर किया गया। शेखर, क्या जब सदन की कार्यवाही चल रही थी तब उन्होंने फेसबुक लाइव किया? क्या बताया उन्होंने? और अतुल प्रधान ने क्या अपनी गलती स्वीकार कर ली है कि उनसे गलती हो गई, उन्हें पता ही नहीं था नियम के बारे में? देखिए, ऐसा है कि जो फेसबुक पर लाइव हुआ है उसका तो जो पता है वो तुरंत ही चल गया, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने उस चीज़ को तत्काल देख लिया। बाहर से भी खबर आई, अंदर ज़्यादातर पत्रकार मौजूद थे,
बहुत सारे जो माननीय विधायक हैं वो बैठे हुए थे और जैसे ही ये बात विधानसभा अध्यक्ष को पता चली उन्होंने तत्काल कार्रवाई की है। इस तरीके की जो गतिविधियां हैं उसको कतई बर्दाश्त नहीं किया जाता है और तत्काल उस पर कार्रवाई की जाती है। कुछ वैसा ही यहाँ पर हुआ है। जहाँ तक बात रही कि सदन चल रहा था, बिल्कुल सदन चल रहा था। सदन के अंदर चूंकि विधानसभा का सत्र जब चलता है तो सुबह से ही विधायकों की आंदोरफ्त होने लगती है। कई मंत्री हैं जो अपने विधानसभा के भीतर परिसर में जो कार्यालय है वहां जाकर के बैठ जाते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट फाइलों को निपटाने का क्रम होता है। विधानसभा के भीतर जिस तरीके की बातें होती हैं वो अत्यंत गोपनीय श्रेणी में आती हैं। एक हंसी माहौल की बात अलग है, अदरवाइज विधानसभा के भीतर जो चीजें तैयार हो रही हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। ठीक है, तो शेखर आनंद त्रिवेदी हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि विधानसभा की सुरक्षा के मद्देनजर ये बड़ी लापरवाही थी और विधायक ने भी गलती मानी है। उन्हें एक दिन के लिए फिलहाल सस्पेंड किया गया है। आगे कड़ी कार्रवाई होगी या नहीं होगी ये फिलहाल तय नहीं है, लेकिन उन पर बड़ी कार्रवाई होने वाली थी। लेकिन समाजवादी पार्टी के विधायकों की तरफ से ये कहा गया है कि उन्हें नियम के बारे में पता ही नहीं था अतुल प्रधान को, इसलिए उन्हें माफ किया जाए। फिलहाल 1 बजे तक उन्हें सदन की कार्रवाई से बाहर रखा गया। शेखर बने रहिए, आगे भी आपसे बातचीत करेंगे। दरअसल यूपी विधानसभा में विपक्ष का जोरदार हंगामा देखने को मिला है। मैनपुरी उपचुनाव में गड़बड़ी का आरोप विपक्ष लगा रहा है। सत्र के दूसरे दिन भी सपा विधायकों ने नारेबाजी की है। विधायकों की नारेबाजी देखने को मिली है और विधानसभा में इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कह रहे हैं, सुन लेते हैं। प्रदेश को कानून व्यवस्था का एक बेहतरीन मॉडल देश को दे करके उसको देश के सामने एक नजीर बनवाया। उत्तर प्रदेश राज्य दंगा मुक्त हो सकता है, उत्तर प्रदेश ने साबित किया और आज देश के अंदर कहीं भी हम जाते हैं लोग इस बात की चर्चा करते हैं। आज हर तबका इस बात को स्वीकार करता है। हर पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाए जा रहे हैं। हर व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा है। ईज ऑफ लिविंग के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रदेश ने भारत सरकार के सहयोग से मिलने वाली उन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव के समाज के प्रत्येक तबके तक पहुंचाने का काम किया। विगत 5 वर्ष में 45 लाख लोगों को एक आवास मिल जाना, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत एक आवास मिल जाना, 2 करोड़ 61 लाख गरीबों को शौचालय की सुविधा ग्रामीण क्षेत्र में और 10 लाख के आसपास गरीबों को नगरीय क्षेत्र में शौचालय की सुविधा उपलब्ध हो जाना। प्रदेश के अंदर 1,21,000 से अधिक मजदूरों में विद्युतीकरण का कार्य करने के साथ ही 1 करोड़ 43 लाख से अधिक गरीबों को फ्री में विद्युत के कनेक्शन मिल जाना, रसोई गैस के कनेक्शन 1 करोड़ 70 लाख परिवारों को निःशुल्क उपलब्ध हो जाना। इतने बड़े प्रदेश के अंदर कोविड कालखंड में 15 करोड़ गरीबों को डबल इंजन की सरकार थी, डबल डोज राशन की सुविधा उपलब्ध करा रही थी हर महीने। ये सरकार के उस संवेदनशील चेहरे की ओर को प्रदर्शित करता है। एक तरफ कानून का राज होगा, दूसरी तरफ अपने नागरिकों के प्रति उतनी ही जिम्मेदारी और जवाबदेही के साथ सरकार कार्य करेगी। और यह सब हम लोगों को यहां पर इस दौरान देश ने भी देखा, दुनिया ने भी देखा। प्रधानमंत्री जी जो मॉडल देते थे कि जान है जहान है, उत्तर प्रदेश ने इसको लागू किया। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जीवन भी और जीविका को भी बचाना है, तो जीवन को बचाने के लिए एक और हम लोगों ने टेस्टिंग बढ़ाई। दूसरी तरफ प्रदेश के अंदर कल कारखाने, उद्योग धंधे, ऑफिसे से चालू रहे, इसके लिए कोविड हेल्प डेस्क बना करके स्क्रीनिंग की कार्रवाई को आगे बढ़ाया। प्रधानमंत्री जी ने कहा जो जहां बीमार है वहीं उपचार करो, जहां बीमार वहीं उपचार। तो इसके लिए आंगनबाड़ी, आशा वर्कर, एएनएम। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे। विधानसभा की कार्यवाही चल रही है और विधानसभा में अपनी सरकार की उपलब्धियों का जिक्र मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करते हुए फिलहाल आगे बढ़ते हैं। संसद में सर्वदलीय बैठक जारी है। शीतकालीन सत्र को लेकर यह अहम बैठक हो रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, सत्र में पेश होने वाले विधेयकों पर चर्चा हो रही है। शांतिपूर्ण तरीके से सत्र को चलाने पर यहां पर मंथन हो रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बुधवार से शुरू हो रहा है शीतकालीन सत्र और इसी के मद्देनजर सर्वदलीय बैठक इस वक्त चल रही है। अधीर रंजन चौधरी क्या कह रहे हैं, सुनते हैं।
तो छोटा करने के लिए नहीं कह रहे हैं, नहीं कह रहे हैं। नहीं, ये जो फटकार लगाया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, तो इसमें एक मतलब लोगों के अंदर एक सवाल जरूर उठते हैं, सवालिया निशान पैदा होते हैं। इसको भी ध्यान में रखते हुए चर्चा करो। हमारा विपक्ष चाहते हैं चर्चा चर्चा चर्चा, बहस बहस बहस। सदन बहस के लिए सदन को बहस करने के मौका देना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। चलिए, अधीर रंजन ये कह रहे हैं कि बहस होनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए, लेकिन जब भी सत्र शुरू होता है इस तरीके से ये व्यवस्था रही है कि सर्वदलीय बैठक तो होगी, लेकिन सर्वदलीय बैठक में चर्चा और बहस की बात तो होती है, लेकिन जैसे सत्र शुरू होता है सरकार कहती है कि विपक्ष बहस करने को तैयार नहीं है, विपक्ष कहता है कि सरकार बहस करवाने को राजी नहीं है, और इन सब के बीच कई विधेयक ऐसे ही पारित करा लिए जाते हैं। त्योहार होते हैं, मुसलमानों का त्योहार होते हैं, क्रिश्चियन लोगों भी त्योहार होते हैं। ये फेस्टिवल, क्रिश्चियन फेस्टिवल की समय ध्यान रखा जाना जरूरी है। कोई अगर इमरजेंसी कोई रहे, कोई आवश्यक हो, अलग बात है, लेकिन ऐसा तो हमारे सदन जब चलते हैं बड़ा देखते आए हैं कि एक महीना में क्रिश्चियन फेस्टिवल के समय लोगों को त्योहार मनाने के लिए मौका दिया जाते हैं। भला ही इन लोगों का जनसंख्या की फीसदी में कम होता है, लेकिन फिर भी हमें ये सोचना चाहिए। आपने बड़ा मुद्दा उठाया ये क्रिसमस वाला, तो ये सेशन 30 तारीख तक चलने वाला है, तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि 25 से पहले सेशन? नहीं, ये नहीं कहना चाहते हैं। हमने ये कहा कि इसको पहले आपको सोचना चाहिए था, क्योंकि पहले से शुरू कर देना चाहिए था। चुनाव के मत, चुनाव की तरह चलते थे, सेशन चलते थे। हम सेशन की कम करने के लिए, सेशन को काटल करने के लिए नहीं, हम सेशन को बंद करके छुट्टी मनाने के लिए, त्योहार मनाने के लिए नहीं कह रहे हैं। मैंने ये कहा कि अगले समय, जब अगले साल ऐसा अगर जब हमारी समय आएगी, यह तो इस समय में भी ये ध्यान में रखना चाहिए था। जैसे कि सेशन की डेट्स कमी हो या बड़े हो, ये अलग बात है, सरकार की इसमें निर्णय लेना पड़ेगा, क्योंकि सरकार ने 24 या 25 सारे आइटम लाए हैं सदन में चर्चा करने के लिए। समय कहाँ है? 17 दिन की ये सेशन है। इस 17 दिन की सेशन में इतने सारे मुद्दा कैसे उठेगा? इसके साथ हमें ये मांग की है कि आप कॉलिंग अटेंशन लाइए, 193 की इंतजाम कीजिए। बहुत सारे मुद्दा है जो हम उठाना चाहते हैं, सदन के अंदर नहीं उठते। जैसे कि ये EWS में भी हम कहा कि इस पे भी चर्चा किया जाए, जुडिशियरी के साथ टकराव बंद किया जाए, इलेक्शन कमीशन के साथ साथ बाकी जो संस्थाएं हैं, सरकारी संस्थाएं हैं, इनको बेजा इस्तेमाल करने की। चलिए, फिलहाल आगे बढ़ते हैं। कश्मीर पर उच्च स्तरीय सुरक्षा बैठक इस वक्त जारी है। कश्मीर सुरक्षा पर आला अधिकारियों के साथ बैठक चल रही है। गृह सचिव अजय कुमार भल्ला की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है। NIA, IB और गृह मंत्रालय के अधिकारी इस बैठक में मौजूद हैं। कश्मीर की सुरक्षा पर आला अधिकारियों के साथ मंथन किया जा रहा है। गृह सचिव अजय कुमार भल्ला की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है। इस बैठक में NIA, IB और गृह मंत्रालय के अधिकारी मौजूद हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, कश्मीर की सुरक्षा को प्रायोरिटी में रखते हुए ये बैठक बुलाई गई और गृह सचिव की अध्यक्षता में ये बैठक चल रही है। यूपी के डिप्टी सीएम ने बीजेपी की जीत का दावा किया। हिमाचल, गुजरात में फिर सरकार बनने जा रही है। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ने ये दावा किया है, बीजेपी की सरकार बनेगी। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने दावा किया है। 8 दिसंबर को आने हैं दोनों राज्यों के नतीजे, और उन्होंने दावा किया है कि हिमाचल प्रदेश के साथ साथ गुजरात का किला फतेह करने में एक बार फिर से बीजेपी कामयाब होगी और एक रिकॉर्ड बनेगा भारत में लगातार 7वीं जीत का। तो उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ये दावा कर रहे हैं कि गुजरात में भी बीजेपी की जीत होगी और हिमाचल में हर 5 साल में सरकार बदलने की जो रवायत है वो भी बीजेपी इस बार बदल देगी और दोनों राज्यों में बीजेपी की जीत होगी। इस वक्त की बड़ी खबर, लखनऊ में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने दावा किया है कि गुजरात और हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर से बीजेपी के सरकार बनने जा रही है। जो एग्जिट पोल हुए हैं उसमें भी गुजरात में बीजेपी सरकार बनाती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन हिमाचल की बात करें तो वहां पर नेक टू नेक फाइट दिखाई दे रही है। चुनाव और जहां जहां चुनाव हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी
बढ़त हासिल करेंगे, ऐसी संभावना है टेलीविजन एग्जिट पोल देख करके मैं कह सकता हूँ। भारत खतौनी वर्ष तीनों और जगह बीजेपी विश्व ने में अच्छा भी प्रदर्शन किया, हम चुनाव जीतेंगे। आप वेट करिए, के परिणाम अवसर भारतीय पर जनता बाबा पार्टी के पक्ष साहब में ही डॉक्टर आएगा। अम्बेडकर इधर दिल्ली एमसीडी के लिए वोटिंग हो चुकी है। बार के सर्वे में आम आदमी पार्टी की एक तरफा जीत दिख रही है। इस जीत को लेकर आम आदमी पार्टी ने खुशी जाहिर की है। सीएम केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने एमसीडी के एग्जिट पोल को लेकर खुशी जाहिर की है। क्या कहा उन्होंने, सुनिए। आज बाबा साहब अम्बेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पे मैं सभी लोगों से ये अपील करना चाहता हूँ कि हमें बाबा साहब अम्बेडकर के जीवन से प्रेरणा लेनी है। उनका जीवन पूरा संघर्ष भरा हुआ है और पूरा जीवन उन्होंने गरीबों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़े लोगों के लिए बहुत 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 संघर्ष किया। उनका सपना था कि इस देश के अंदर जो आखिरी आदमी है उस तक सभी सुविधाएं पहुंचनी चाहिए। सबसे ज्यादा जोर उन्होंने शिक्षा पे दिया। उन्हीं की प्रेरणा से आज हमारी सरकार में हम सबसे ज्यादा शिक्षा पे जोर दे रहे हैं, क्योंकि हमारा भी मानना है, जैसे बाबा साहब अम्बेडकर का मानना था कि अगर हर व्यक्ति को अच्छी शिक्षा मिलेगी तो गरीबी भी दूर होगी और समाज में बराबरी भी होगी और सब लोगों को इज्जत के साथ जीने का अधिकार मिलेगा। शिक्षा बहुत जरूरी है, तो उसी रास्ते पे हम लोग चल रहे हैं। मैं इस अवसर पे उन्हें कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। तो मैं दिल्ली के लोगों को बधाई देता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ, कल मैं देख रहा था नतीजे, आम आदमी पार्टी के काफी अच्छे नतीजे आए और जनता ने फिर से भरोसा जताया है, आम आदमी पार्टी पे भरोसा किया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ऐसे ही नतीजे आएंगे और कल इंतजार करते हैं। एग्जिट पोल्स के नतीजे आम आदमी पार्टी के लिए बहुत ही उत्साहवर्धक हैं, क्योंकि दिल्ली की अगर देखें तो दिल्ली की जनता ने जिस तरह का प्यार दिया है और जो एग्जिट पोल के नतीजे आते दिख रहे हैं, उसके आधार पर मैं कहूँगा कि दिल्ली के एक एक व्यक्ति को, दिल्ली की जनता को दिल की गहराइयों से आभार। और जिस तरह से अब ये भी साबित हो गया कि भारतीय जनता पार्टी दिन रात झूठ बोलती रही, झूठे आरोप लगाती रही। केजरीवाल जी के ऊपर आरोप लगाए, मेरे ऊपर आरोप लगाए कि इतनी बेईमानी कर ली, शराब घोटाला कर लिया, सत्येंद्र जैन के ऊपर आरोप लगाए। दिल्ली की जनता ने कहा कि सारे आरोप झूठे हैं। दिल्ली की जनता ने बताया, क्योंकि हम तो दिल्ली में ही काम कर रहे हैं ना, दिल्ली की जनता ने एक तरह से पूरे देश को ये संदेश दिया है कि केजरीवाल जी कट्टर ईमानदार आदमी हैं, केजरीवाल जी काम की राजनीति करते हैं और भारतीय जनता पार्टी के सारे आरोप झूठे थे। ये आज दिल्ली की जनता पूरे देश को संदेश दे रही है। गुजरात बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की पुण्यतिथि पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बयान भी सामने आया। उनका कहना है कि बाबा साहेब का संविधान निर्माण में एक बड़ा महत्व रहा। सीएम नीतीश ने आगे कहा कि कटिहार के गंगा किनारे के इलाके में जो कटाव है उसको वो देखने जा रहे हैं। जो भी बेहतर कदम होगा वो जरूर उठाएंगे। साथ ही लालू प्रसाद यादव के स्वास्थ्य को लेकर उनका कहना है कि वो बेहतर हैं, उनका स्वास्थ्य अच्छा है। वहीं हिमाचल और गुजरात में हुए एग्जिट पोल में भाजपा के आने की संभावनाओं पर उन्होंने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। आज गुरदासपुर में कैबिनेट मंत्री लालचंद कटारू चक ने बैठक की है। इस बैठक में डिप्टी कमिश्नर और चेयरमैन रमन बहल भी मौजूद रहे। पत्रकारों से बातचीत करते हुए कैबिनेट मंत्री ने बताया कि सरकार की योजनाओं को लोगों तक कैसे पहुंचाया जाए, इसे लेकर बैठक में चर्चा की गई है। आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने के लिए काम कर रही है। तो ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਗਰਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੈਲਕਮ। ਬੜੇ ਯੰਗਸਟਰ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਆ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਨੂੰ, ਔਰ ਕੁਝ ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ਼ੂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਸ ਰੂਟ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਕੀਤੇ ਆ। ਸੋ ਨਾਰਮਲੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਸ਼ਟ ਭੂਮੀ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਊਟਲੁੱਕ ਆ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਚੋਂ ਆਪਾਂ ਸਭ ਲੋਕ ਹੀ ਬਹੁਤ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਰਡਰ ਦਾ ਏਰੀਆ, ਸੋ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੀ
ਦਿੱਕਤਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬੜੀਆਂ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਤੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪੋਜੀਸ਼ਨਾਂ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।